नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। सबसे पहले आज हम आपको बताएं कि घोसी में उपचुनाव चल रहे हैं, बागेश्वर में उपचुनाव चल रहे हैं और दोनों के मतगणना आज हो रही है और आज ये पता चल जाएगा कि घोसी और बागेश्वर के किले पर कौन सी पार्टी फतेह कर रही है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट नवल कांत सिंह जुड़े हैं, जो बताएंगे हमें कि क्या कुछ रहा दोनों उपचुनाव में, क्या समीकरण बैठा और किन किन मुद्दों पर दोनों पार्टियों को जनादेश मिलने वाला है, कौन सी पार्टी को जनादेश मिलेगा, किस जगह पर क्या होने वाला है। इन सब पे आज हम चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं आपसे पूछूंगी कि आप तो उतने टाइम से ग्राउंड में रहे हैं, आपको पता है कि घोसी में किन किन मुद्दों को जनता ने पकड़ा है और किन किन पार्टी, दोनों पार्टियों में अभी चुनाव चल रहे हैं, अभी किस मुद्दे पर ज्यादा घमासान मचा हुआ है, या फिर हम कहें कि किस पार्टी ने अपने धाक जमाने की जो कोशिश की थी वो अब मुकम्मल होता दिख रहा है। देखिए बड़ी ही इंटरेस्टिंग सीट है घोसी। और अब मैं अगर ये कहूं कि इस सीट का स्वभाव रहा है 1957 में ये सीट अस्तित्व में आई और तब से इसका स्वभाव रहा है कि ये विपक्ष में ज्यादा रही है। जी। शुरुआत में जब चुनाव हुआ करते थे तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने यहाँ पे जीत दर्ज की और कई बार जीत दर्ज की। यहाँ जी। पे जो सिचुएशन है वो बता रही है। यहाँ पे कांग्रेस केवल 2 बार जीती है, यानी कि कांग्रेस जब सत्ता में रहती थी तो तब भी केवल सिर्फ 2 बार जीती है, यानी कि वहां का चरित्र थोड़ा सा रिबेलर टाइप का है। वो अपने ढंग से निर्णय लेते हैं और घोसी की जनता ये बताती है कि वो बहुत ही समझदार और बहुत ही होशियार वहां के वोटर हैं। और आप देखिए ना कि ये चुनाव, ये मैसेज है जिस तरह से 9वां राउंड हो चुका है और जिस तरह से जी। अच्छी खासी बढ़त ले चुका है सपा का उम्मीदवार सुधाकर सिंह की जो बढ़त है वो बता रही है कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया है कि दारा सिंह चौहान जब विधानसभा चुनाव हुए थे पिछली बार जी। तब वो छोड़ के आ गए थे बीजेपी को। मंत्री पद छोड़ दिया था और दामन थाम लिया था समाजवादी पार्टी का। वहां से जीत के आए और समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं बनी। उसके बाद 1 डेढ़ साल के अंदर उनका मन उखड़ गया समाजवादी पार्टी से बिल्कुल। और उन्होंने वहां के जो विधायक की उससे इस्तीफा दिया और सपा से इस्तीफा दिया और बीजेपी में शामिल हो गए। तो जनता को ये पसंद नहीं आया और देश के लिए, देश के हित में भी नहीं है कि जी। कोई, आपको जनता किसी मुंह से वोट देती है और आप उसके संग न्याय नहीं करते हैं, प्लस एक बोझ भी लाद देते हैं उपचुनाव का जिसमें पैसा खर्चा होता है। तो मुझको लगता है कि घोसी की जनता को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि दारा सिंह चौहान, जिनको सपा के उम्मीदवार के रूप में लोगों ने चुना था, उन्होंने उनके फैसले के विरोध में वहां सपा से इस्तीफा दिया और बीजेपी ज्वाइन की। तो जाहिर सी जी। बात है दारा सिंह चौहान के लिए एक क्लियर कट मैसेज है। और साथ ही ये भी स्थापित हो गया कि दारा सिंह चौहान कोई इतने बड़े नेता नहीं है कि जब भी खड़े होंगे, जहां भी खड़े होंगे, जिन भी परिस्थिति में खड़े होंगे, जीत जाएंगे। दूसरी बात जो सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दांव पे थी वो ओम प्रकाश राजभर की थी। वहां पे आप जाति समीकरण जानती हैं कि वहां सबसे ज्यादा मुस्लिम है, उसके बाद यादव मतदाता है, उसी के आसपास राजभर मतदाता है। तो राजभर मतदाताओं की भी संख्या वहां अच्छी खासी है। तो वो राजभर मतदाता, मुझको लगता है कि वो दारा सिंह चौहान के संग नहीं गए, यानी कि ओम प्रकाश राजभर की बात नहीं मानी। और 2-3 दिन पहले आपको याद होगा ओम प्रकाश राजभर का वीडियो वायरल भी हुआ था जिसमें वो अपनी नाराजगी अपने लोगों के बीच में दर्ज कर रहे थे कि जो वो टीम बनाना चाह रहे थे उतने लोग उनको मिल नहीं रहे थे। और वो वायरल भी बहुत हुआ वो वीडियो। तो जी। जाहिर सी बात है ओम प्रकाश राजभर के लिए बड़ा झटका है। दूसरी बात, बीजेपी को भी सोचना होगा कि अब वो किस रणनीति पे आगे बढ़े, क्योंकि 1 साल बाद उत्तर प्रदेश में पूरे देश में बिल्कुल। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव होना, उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे समीकरण बेहतर बनाने होंगे और ये सोचना होगा कि कौन-कौन नेता बीजेपी के लिए उपयोगी है और बीजेपी के लिए ऐसे नेता जो
कभी दलबंधु स्वभाव के जो नेता होते हैं, जी। वो कितने फायदेमंद होते हैं। जी, नवल जी, एक और सवाल, जैसे कि आपने कहा कि इस वक़्त दारा सिंह की जो पिछली की गलतियाँ हैं या फिर हम कहें जो भी उनका डिसीज़न रहा है, इस बार वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि उन्होंने सपा जॉइन किया, फिर सपा छोड़ के वो बीजेपी में आए, फिर से वो चुनाव लड़े और अब कहीं न कहीं ऐसा देखा जा रहा है कि ये चुनाव ज़्यादातर साख बचाने वाली चुनाव बन गई है। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी दारा सिंह को भी अपनी साख बचानी है क्योंकि एक बड़ा डिसीजन था, एक गेम चेंजर डिसीजन था जब वो सपा से बीजेपी में आए और अब चुनाव लड़ रहे हैं और अगर आप देखेंगे अभी तक की जो रुझान है, वो सपा की तरफ है। तो साख बचाने वाली एक ये चुनाव अभी उनके लिए बनती दिख रही है। दूसरी चीज, पिछले कुछ दिनों में राजभर भी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए दिखे थे। राजभर ने ये तक कह दिया था कि ये सुधाकर सिंह वर्सेस दारा सिंह नहीं, बल्कि राजभर सिंह अखिलेश यादव है। तो ऐसे में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन दोनों नेताओं के जो अपनी प्रतिष्ठा है वो दाव पर लगी है और उसको बचाना। तो अभी आप इस पे क्या कहेंगे? आप इस पे क्या आकलन लगा सकते हैं? देखिए, मुझको लगता है कि अब जितनी बढ़त दिखा रहा है जो अब तक के जो रुझान आए हैं, वो एक निर्णायक बढ़त जैसा है और दारा सिंह चौहान ठीक-ठाक पिछड़ गए हैं, 9,000 वोट एक अच्छे खासे वोट जी, होते हैं और इनको कवर करना और उसके बाद जीतना मेरे ख्याल से दारा सिंह चौहान के लिए बेहद कठिन होगा और आप देखिए ना कि शुरू से पहले जो था उसमें 9वें चक्र तक जो है, लगातार वो पीछे ही रहे हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है वो कहीं मुझे तो बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है कि कोई चमत्कार ही दारा सिंह चौहान बिल्कुल, को जिता सकता है। मुझको लगता है कि बहुत ही बुरी पोज़ीशन पे हो गए और बहुत ही गलत उनका निर्णय हो गया है समाजवादी पार्टी छोड़ना और विधायकी छोड़ना। भले ही भविष्य में उनको फ़ायदेमंद हो जाए, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके लिए एक शॉकिंग है और सबसे बड़ा जो राजभर कहते थे कि मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँगा, वहाँ मेरे वोटर खड़े होते हैं। तो बिल्कुल। उनको भी आईना दिखा दिया है घोसी की जनता ने कि जी, भैया किसी की खैरात पे कोई वोटर नहीं चलते हैं, किसी के इशारे पे वोटर नहीं बिल्कुल। चलते हैं, वोटर की अपनी समझ भी होती है और अब समय-समय पे वोटर अपने ढंग से निर्णय भी लेता है। तो ज़ाहिर-सी बात है ओम प्रकाश राजभर को भी एक ये आपने जो सही पूछा कि ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एक बड़ा झटका, एक बड़ा सेटबैक है क्योंकि अब तक ओम प्रकाश राजभर की एक छवि थी कि उनके वोटर जैसे कि मायावती के वोटर यूनाइट रहते हैं कि वो जी। कहीं भी हो जाए वो मायावती के संग ही रहते हैं किसी भी परिस्थिति में। ओम प्रकाश राजभर के लिए कम से कम घोसी सीट में तो ऐसा नहीं हो रहा है। बिल्कुल। और दूसरी बात ये भी है कि अब इस चुनाव में इंडिया भी आ गया है। अब ये चुनाव अखिलेश वर्सेस हम कहें बीजेपी नहीं है या फिर हम कहें कि तमाम पार्टियों के बीच में अब इलेक्शन नहीं है। अब है इंडिया वर्सेस एनडीए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए वैसे तो कई सीटों पे देश में चुनाव है। मेरे ख्याल से 7 सीटें हैं करीब जिन पे चुनाव हो रहा है विधानसभा की। जी, जी। विभिन्न राज्यों में बंगाल, छत्तीसगढ़ त्रिपुरा से लेके त्रिपुरा की दोनों सीटें बीजेपी जीत चुकी है। तो ये निश्चित रूप से है कि इसका आकलन ये किया जाएगा कि इंडिया बनने के बाद ये चुनाव हुआ तो उसमें वो हार इंडिया बनने की वजह से ये मुनाफा है कि नहीं है। ज़ाहिर-सी बात है जो विपक्ष है यानी जो इंडिया गठबंधन है, वो ये कहने की कोशिश करेगा कि देखिए उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 80 लोकसभा सीटें वहाँ पे हैं और वहाँ पे बीजेपी हार जाती है इसके बावजूद कि वो प्रकाश राजभर को अपने संग लाती है, इसके बावजूद कि वो जीते हुए विधायक को वहाँ से इस्तीफा दिलवाती है और फिर चुनाव लड़ाती है और हार जाती है, तो ये इंडी गठबंधन का या इंडिया गठबंधन का प्रभाव है जिसकी वजह से वहाँ पे बीजेपी हार रही है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसका आकलन और राजनीति में हर बात परसेप्शन से तय होती है और हर पॉलिटिकल पार्टी, हर नेता किसी भी गतिविधि को और खास तौर से चुनाव में हार-जीत को तो अपने फ़ायदे और लाभ के हिसाब से उसका आकलन करता है। तो ज़ाहिर-सी बात है इसी लिहाज से ही इसको देखा जाएगा। जी, अभी आपने पिछले जवाब में आपने ये भी कहा कि दारा सिंह कोई बहुत बड़ा चेहरा नहीं कह सकते हैं इस उपचुनाव के लिए, मतलब कि वो एक ऐप्ट फेस नहीं है। तो क्या बीजेपी ने एक बड़ा चांस लिया है उनको उपचुनाव के लिए उम्मीदवार निकाल करके?
जी, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि दारा सिंह चेहरा नहीं है। दारा सिंह देखिए बड़े नेता रहे हैं, दारा सिंह चौहान कई बार के चुनाव जीत चुके हैं, सपा से भी जीत चुके हैं, बसपा से भी जीत चुके हैं, बीजेपी से भी जीत चुके हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है दारा सिंह चौहान का ये माना जाता है कि एक प्रभाव है और खासतौर से केवल घोसी नहीं, आस-पास की कई सीटों में प्रभाव है और उनका जातिगत प्रभाव भी माना जाता है और यही वजह है कि बीजेपी उनको अपने पक्ष में लेकर के आई और फिर से यहाँ पे उपचुनाव हुआ। लेकिन जो असर दारा सिंह चौहान का रहता था, वो असर दिख नहीं रहा है। मुझको लगता है कि घोसी की जनता ने एक निर्णय लिया, उनको पसंद नहीं आया कि जिसको हमने चुनाव जिता के समाजवादी पार्टी से भेजा था, वो इस्तीफा देके दोबारा क्यों बीजेपी से लड़ रहा है। उसको ये निर्णय नहीं पसंद आया। तो मुझको तो क्या लगता है हम ये कि कह सकते हैं जी, जी। क्या हम ये कह जी। सकते हैं कि ये इनकंसिस्टेंसी बीजेपी के लिए हानिकारक हो गई या फिर दारा सिंह के लिए हानिकारक हो गई? मुझको लगता है कि ये जो पहली बात तो वो सीट समाजवादी पार्टी की थी। दूसरी बात ये जो दारा सिंह चौहान की हार है वो बीजेपी की मुझे कम लगती है। दारा सिंह चौहान की ज़्यादा लगती है और ज़्यादा इसलिए लगती है क्योंकि दारा सिंह चौहान के खिलाफ एक लोगों में नाराज़गी थी और आपको याद होगा कि दारा सिंह चौहान पे प्रचार के दौरान स्याही भी फेंकी गई थी। बिल्कुल। लेकिन ये माना जाता है कि राजनीति में ऐसे तीन तिकड़म करवाए जाते हैं, हालाँकि बहुत ही खराब और बहुत ही घटिया उसकी हमेशा निंदा की जाती है, सब लोग ही करते हैं इसकी निंदा। लेकिन ये तो कई स्थानों पे दिखा था कि दारा सिंह चौहान से लोग नाराज़ थे और वो नाराज़गी का रिफ्लेक्शन ये जो मतगणना हो रही है और मतगणना में जिस तरह से दारा सिंह चौहान पीछे चल रहे हैं ये हुँ। इसका द्योतक। देखिए मतगणना में अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन ऐसी भी हमें खबरें आ रही हैं सूत्रों के हवाले से कि अभी जितने जैसे 8 राउंड्स अगर चरणों में जो अगर चुनाव है, उसकी मतगणना हुए हैं, तो अगर बाकी के जो अभी ईवीएम खुलने हैं, वहाँ पर बीजेपी का प्रभाव है। तो ऐसे में क्या समीकरण बैठ सकता है? क्या आकलन लगा सकते हैं हम उस पर? देखिए चुनाव तो जब तक परिणाम ना आ जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल होता है। लेकिन जी। जिस तरह से लगातार फेज़ में पिछड़ते नज़र आए और एक बड़ी बढ़त 9,000 वोट एक ठीक-ठाक वोट होते हैं विधानसभा क्षेत्र में, तो इसको पाटना बहुत आसान नहीं होगा और अगर जीत-हार भी होगी मान लीजिए किसी परिस्थिति में दारा सिंह चौहान जीतते भी हैं, तो वो प्रतिशत बहुत कम होगा और ऐसे में जो मैसेज देने की कोशिश की जा रही थी या जो ताकत दारा सिंह चौहान दिखाना चाह रहे थे जी। या राजभर दिखाना चाह रहे थे वो नज़र आता निश्चित रूप से नहीं दिखेगा, भले ही दारा सिंह चौहान जीत जाएँ। बिल्कुल, ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है दोनों पार्टियों के लिए क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि यूपी से ही होकर के दिल्ली की जो कुर्सी है वहाँ तक पहुँचते हैं और अगर आप देखोगे इस तरह के जो परफ़ॉर्मेंस अगर बीजेपी को मिल रही है, तो जो 80 की 80 सीटें जो बीजेपी कह रही है, अपना एक लक्ष्य लेकर के चल रही है, क्या उस पर असर पड़ने वाला है 2024 के चुनाव में? देखिए, एक सीट के चुनाव से इस तरह से नहीं सोचा जा सकता कि एक विधानसभा जी। क्षेत्र में अगर बीजेपी हार जाती है तो बीजेपी का बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और मोदी एक बहुत बड़ा चेहरा है, यहाँ पे मोदी चेहरा नहीं थे। ये बात ठीक है कि पूरी ताकत बीजेपी ने भी लगाई थी जैसे कि समाजवादी पार्टी की तरफ से शिवपाल यादव लगातार वहाँ पे बने हुए थे, कई दिन उन्होंने वहाँ प्रचार किया और वहाँ का चुनाव का काम देखा। राम जी। गोपाल यादव तक वहाँ पे गए थे, अखिलेश यादव भी वहाँ पे गए थे। इसी तरह बीजेपी में भी दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रिजेश पाठक ने वहाँ काफ़ी समय दिया। खुद मुख्यमंत्री वहाँ सभा करने गए थे। तो दोनों ही पार्टी ने अपनी ताकत झोंकी थी और ये जो अब दोनों ने अपनी प्रतिष्ठा प्रश्न बना लिया था क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है दोनों को ये मैसेज देना था कि भैया हमने ये चुनाव जीता है तो लोकसभा में एक लिटमस टेस्ट की तरह लीजिए और जो एक छोटी-सी सीट पे जीत हासिल हो रही है, इसका मैसेज पूरे उत्तर प्रदेश में जाएगा तो ज़ाहिर-सी बात है सभी ने अपनी ताकत लगाई थी। जी। आरएलडी ने समर्थन दिया था समाजवादी पार्टी को। हाँ, बीएसपी ने अपना न्यूट्रल रुख ज़रूर अपनाया था। अब ये बाद में आकलन का विषय होगा कि जो बीएसपी का वोटर है और जी। जो ये देखा गया है कई बार कि अगर बीएसपी का कैंडिडेट नहीं है, तो वो बीजेपी के पक्ष में वोट देता है, तो उसने इस बार बीजेपी के पक्ष में वोट दिया है कि वो वोट सुधाकर सिंह यानी समाजवादी पार्टी के पक्ष में गए हैं।
जी, तो अगर आप बात कर रहे हैं कि गढ़ वाली बात, जैसे कि आप पहले भी कह रहे थे कि सपा का गढ़ है, तो एक ये फैक्टर भी हो सकता है। लेकिन पिछले कुछ उपचुनाव की अगर हम बात करें, तो सपा के गढ़ से भी बीजेपी को बहुमत मिली है। तो ऐसे में ये देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि कौन-सी पार्टी अब जाकर के इन्फ्लुएंस में आ रही है और जनता किस पार्टी के इन्फ्लुएंस में आ रही है। 2024 के चुनाव अब बहुत करीब आ चुके हैं। ऐसे में कौन-सी पार्टी है जो अपने मुद्दों को ज़मीनी स्तर पर जनता के सामने ला कर के दिखा रही है? अगर हम बात करें सपा की, क्या सपा अब जाकर के जाग रही है या फिर सपा अब ज़्यादा जाकर के अब ग्राउंड एरिया में काम कर रही है, जिस वजह से अब देखिए जनता जो प्रभावित हो रही है? देखिए, जो पिछला चुनाव हुआ था जिस विधानसभा चुनाव जिसमें बीजेपी फिर से जीत के एक बड़ी ताकत बन के फिर से उभरी और उत्तर प्रदेश में सरकार बनी। उसमें तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये मानते हैं और तमाम बड़े राजनीतिक भी मानते हैं कि जितनी ताकत समाजवादी पार्टी को पिछले चुनाव में लगानी चाहिए थी, जिस तरह से जमीन पे उतरना चाहिए था, वो कवायद उतनी दिखी नहीं और दूसरी बात शिवपाल यादव का जिस तरह से साथ होना चाहिए था वो साथ उस तरह से पूरी तरह से नहीं था। लेकिन ये जो आप जिस विधानसभा की हम लोग बात कर रहे हैं जहाँ चुनाव हुआ है घोसी में शिवपाल यादव ने कमान सँभाली और मुझको लगता है कि शिवपाल यादव की कमान सँभालने का असर वहाँ पे दिख रहा है, वो मेहनत रंग लाती दिख रही है। एक चुनाव का जो माहौल बनाना होता है, उसमें समाजवादी पार्टी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी, बीजेपी तो कभी नहीं छोड़ती है। तो बीजेपी ने भी पूरी ताकत लगाई लेकिन समाजवादी पार्टी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी और यही वजह है कि 10वें राउंड में भी 10वां राउंड का भी जो है मुझको लगता है कि अभी आ तीसरे गया चरण का है चुनाव और शुरू हो उसमें गया। भी हाँ, जी। सुधाकर आगे चल रहे हैं। जी, जी, जी। अब ऐसे में ना जनता के लिए ये जानना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि यहाँ पर जातीय समीकरण जो है वो क्या कहता है? किस तरीके से जाति के लोग हैं जो बँटे हुए हैं वोट्स के आधार पर? जी हाँ, बिल्कुल देखिए ये वो जो इलाका है घोसी वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मतदाता हैं वो जी, मुस्लिम मतदाता हैं करीब 90,000 माना जाता है कि वहाँ पे मुस्लिम मतदाता हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे यादव मतदाता आते हैं। तो उनकी भी अच्छी खासी संख्या है। उसी के लगभग बराबर राजभर मतदाता हैं, भूमिहार मतदाताओं की भी अच्छी खासी संख्या है वहाँ पे। तो ज़ाहिर-सी बात है जाति के आधार पे चुनाव होते हैं, उसी तरह से उसका आकलन होता है। जी, लेकिन 2 जातियाँ तो ये नज़र आती हैं कि वो समाजवादी पार्टी के संग गई होंगी जैसे कि जो मुस्लिम्स हैं या यादव हैं उनके संग रहे होंगे। लेकिन मुझको लगता है कि राजभर जातियों का जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता था कि वो किसके पक्ष में जा रहे हैं, वो मुझको लगता है कि समाजवादी पार्टी के पक्ष में ज़्यादा नज़र आए। ऐसा भी कहा जा रहा था कि दलितों के वोट से भी ये पता चल पाएगा, तय हो पाएगा कि किसकी जीत हो सकती है और ऐसे में यहाँ पर ये भी अटकलें लगाए जा रहे थे दलितों का जो साथ है, वो बीजेपी को मिल रहा है और अब जो रुझान आ रहे हैं, वो तो कंप्लीटली इतर हैं, जो अटकलें लगाई जा रही थी। जी हाँ, देखिए मैंने पहले भी आपसे कहा था कि ये देखना होगा कि चूँकि बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ इस चुनाव में एक न्यूट्रल भूमिका अदा की थी और ये माना जाता रहा है कि जब भी बीएसपी इलेक्शन में नहीं होती तो उनका जो कोर वोटर है, वो बीजेपी को वोट दे देता है। जी, लेकिन इस बार जिस तरह के रुझान आ रहे हैं, वो कतई नहीं लग रहे हैं कि कैसे वो इतना मजबूत कैंडिडेट हुआ है। तो ये आने वाले समय में जब परिणाम आ जाएगा तब अंदाजा लगाया जा सकेगा कि जो बीएसपी का वोटर है या जो दलित वोटर है अब उसने किसको वोट दिया ये मुझे लगता है कि उसके लिए भी हमको थोड़ा-सा इंतज़ार करना पड़ेगा बिल्कुल। आकलन करने के लिए इसके लिए वक़्त जी। चाहिए। और बात अगर बागेश्वर की करें तो पहाड़ पर ये हमेशा से एक ट्रेंड रहा है कि बीजेपी अगर आई तो अगली बार कांग्रेस आएगी, कांग्रेस आई तो फिर अगली बार बीजेपी आएगी। लेकिन पिछली बार के जो चुनाव हुए थे वो ये मिथ्या तोड़ करके उस चुनाव ने रख दिया कि ऑल्टरनेट गवर्नमेंट नहीं आएगी और बीजेपी के बाद फिर से बीजेपी ही आई थी। तो इस बार का क्या रुझान कह रहा है? किसकी तरफ जनता का जनादेश दिख रहा है? देखिए, अब आप सही कह रही हैं कि वहाँ पे सरकारें बदलती रही तो ज़ाहिर-सी बात है पिछले चुनाव में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि इस बार वहाँ पे समय बदलेगा और जो बीजेपी की सरकार है वो हटेगी और कांग्रेस उसको रिप्लेस करेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं।
लेकिन हाँ, जी, ये भी हुआ कि खुद मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार गए थे। तो जी, ज़ाहिर-सी बात है कि मुख्यमंत्री हार गए, लेकिन बीजेपी ने अपना जो है उनको ही नेता माना, उन्हीं पे विश्वास जताया और उनको मुख्यमंत्री बनाया। लेकिन ये जो चुनाव चल रहा है जिसकी आप चर्चा कर रही हैं, उस सीट पे शुरुआत के तो 2 जो चरण थे उसमें कांग्रेस का कैंडिडेट आगे था, लेकिन उसके बाद बीजेपी के कैंडिडेट ने बढ़त ले ली है। तो मुझको जी, लग रहा है कि बहुत ही रोचक मुकाबला है और चूँकि वहाँ पे बीजेपी की सरकार है और बीजेपी का कैंडिडेट जीत जाता है तो राहत की बात होगी बीजेपी के लिए और साथ ही लोकसभा चुनाव भविष्य में आने वाला है, तो 5 बिल्कुल, लोकसभा सीटें हैं वहाँ पे, तो ज़ाहिर-सी हाँ। बात है वो चूँकि चुनाव की ओर लोकसभा चुनाव की ओर बढ़ रहा है देश, तो उस नज़रिए से उस सीट को भी देखा जाएगा और बीजेपी के लिए अगर वहाँ पे जीत जाती है और यूपी की हार जाती है, तो बीजेपी के लिए एक तर्क होगा कि भई एक ही सीट तो हारे हैं, कई जगह हम जीते हुए। जी। जी, अब बात करें अगर हम पिछले चुनाव की बात करें वहाँ पर तो महिलाओं ने बढ़-चढ़ के वोट दिया था। 55% वोटिंग हुई थी पिछली बार जिसमें से 65% वोटर्स जो हैं वो महिलाएँ ही थी और शायद यही एक वजह थी कि बीजेपी को बहुत बढ़त मिली थी। लेकिन अब हम देखें अगर तो मणिपुर की हिंसा हो गई और भी बहुत जगहों पर महिलाओं को टारगेट किया गया है और अभी भी देख रहे हैं कि महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर के वोट इस बार भी देना शुरू कर दिया है। तो क्या हम कह सकते हैं कि इस बार बीजेपी को वही बहुमत मिलने वाली है? क्योंकि पिछली बार भी अगर हम देखें तो महिलाओं का प्रतिशत जो था वोटिंग का वो ज़्यादा था और शायद उन्हीं का जनादेश वो मिल करके बीजेपी के लिए फ़ायदेमंद हुआ। तो क्या अब इस बार भी वही हमें देखने को मिलेगा? देखिए, क्योंकि बढ़-चढ़ मुद्दे के तो वोटों की काफ़ी बात करें बदल तो चुके हैं। इस अभी थोड़ा-सा आपको मैं फिर घोसी सीट की ले जाऊँ क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट हम लोग से छूट गया था। जो जी, पिछला विधानसभा चुनाव हुआ था घोसी में उसमें 42% पोलिंग हुई थी, करीब 42% के आसपास और जी, ये जो चुनाव हुआ है उपचुनाव, इसमें 52% के करीब पोलिंग हुई, यानी कि 10% ज़्यादा लोगों ने वोट दिया है। तो मुझको लग रहा है कि ये कोई नाराज़गी भी थी दारा सिंह चौहान के प्रति इसकी वजह से ये पोलिंग वहां पे बढ़ी और यही जो बढ़ा वोट है मुझको लगता है कि वो दारा सिंह चौहान के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। अब फिर बात करते हैं उत्तराखंड वाली सीट की कि आपने जी, सही मुद्दा उठाया कि महिलाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। देखिए जो उत्तराखंड का स्वरूप रहा है वो वहां पे जीवन में बड़ा संघर्ष और वहां के लोग बड़े जीवट होते हैं और ये केवल इस चुनाव की बात नहीं है, एक लंबे समय से वहाँ पे जो महिलाएँ हैं, वो आगे बढ़ के वोट डालती हैं और खुद प्रधानमंत्री की भी नज़र महिला वोटों पर रहती है और तमाम जो बीजेपी की नीतियाँ रही हैं या उत्तराखंड सरकार की पॉलिसीज़ रही हैं या उनके योजनाएँ रही हैं उसमें ये ज़रूर कोशिश होती है कि महिलाओं को अपने पक्ष में लाया जाए क्योंकि महिला ऐसी वोटर हैं जो कि बड़ी विश्वसनीय वोटर हैं, अगर उनको किसी का काम अच्छा लगता है, तो वो आगे जी, बढ़ के वोट देती हैं और एक अच्छी चीज़ है कि एक चलन इस देश में बढ़ा है कि महिलाएँ जो हैं स्वतंत्र रूप से अपना वोट डालती हैं। हो सकता है पति कहीं और वोट डाल रहा हो लेकिन वो अपनी पसंद के प्रत्याशी को भी वोट देने लगी हैं। तो ये जी। चलन मुझको लगता है कि एक बहुत आकर्षक और बहुत फ़ायदेमंद है। ठीक है, लेकिन अगर आप बागेश्वर में देखेंगे, पार्वती दास वर्सेस बसंत कुमार, खुद बीजेपी ने एक बड़ा दाँव खेल लिया है। अगर महिलाओं को लुभाने की बात कहते हैं, तो खुद एक बीजेपी ने एक महिला दावेदार को ही उतारा है। तो क्या ये भी एक गेम चेंजर हो सकता है या फिर एक विनिंग पॉइंट हो सकता है, ब्राउनी पॉइंट हो सकती है बीजेपी के लिए? हाँ, देखिए मैं ये आखिरी जवाब आपको दे रहा हूँ जी, क्योंकि मुझको कहीं बहुत इमरजेंसी थी तो निश्चित रूप से महिला प्रत्याशी उतारने का एक फ़ायदा मिलता है और महिलाओं का वहाँ पे एक बड़ा रसूख है, बड़ा बोलबाला है और बड़ा संघर्ष करती हैं महिलाएँ, तो मुझको लगता है कि इसका फ़ायदा वहाँ उत्तराखंड में बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जी, जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ थे नवल कांत सिन्हा, जिन्होंने तमाम मुद्दों के बारे में बात की, चुनाव में क्या-क्या मुद्दे रहे हैं और अब रुझान क्या रहेगा जनता का, इसके बारे में बात की। उम्मीद है कि आपको इन सारे जवाबों से आपको ये आँकने में परेशानी नहीं होगी या फिर आपके जो सवाल थे आपके ज़हन में, वो चीज़ क्लियर ज़रूर हो गई होगी इन चुनाव को लेकर के और ऐसे तमाम इन्फॉर्मेशन के लिए, तमाम बातों को जानने के लिए, चुनाव के लिए आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करें।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।